हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जेई का 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 32 है ना, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी व्यक्ति या फिर समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो उन्हें इन अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का जो अधिकार है ना, ये अनुच्छेद 32 के तहत ही जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में भी जो है वर्णित किया गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जो है किस अनुच्छेद को वर्णित किया गया है। तो ये आपके अनुच्छेद 32 को ही जो है वो वर्णित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय, जो आपके भारत में 5 प्रकार के जो रिट है ना, वो जारी किए जाते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वो रिट जारी करते हैं, तो देखिए उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है वो रिट जारी करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो है कितने प्रतिनिधियों ने जो है वो भाग लिया था। तो देखिए कांग्रेस के अगर बात कर ले तो देखिए कांग्रेस की जो कांग्रेस का जो गठन यानी स्थापना जो है ना, ये आपका 1885 में हुआ था। और इसमें पहले अधिवेशन में जो है टोटल 72 लोगों ने जो है वो भाग लिया था। तो 72 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लें तो इसका जो गठन है वो आपका 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपके AOU के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले इसका जो पहला सत्र है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है ना, ये आपका 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है ये किसे बनाया गया था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ना, ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को जो है वो बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी यानी 1885 में जब INC की स्थापना हुई थी, उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना, ये आपके डफरिन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो बाल लिंगानुपात है ना, यानी जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो था, ये कितना रहा था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल लिंगानुपात होता क्या है, क्योंकि यहाँ से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है। तो देखिए 0 से 6 वर्ष की आयु में बाल लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या के रूप में जो इसे परिभाषित किया जाता है। और 2011 की जनगणना में जो आपका भारत का जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, ये आपका 919 रहा था। वहीं अगर 2001 की बात कर ले तो देखिए 2001 की जनगणना में भारत का जो बाल लिंगानुपात रहा था ना, ये आपका 927 रहा था। तो 919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात है ना, वो आपके 1000 पुरुषों पर 972 जो है वो महिलाएं थी। तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे कम जो बाल लिंगानुपात वाला राज्य रहा था ना, ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा का जो बाल लिंगानुपात है ना, ये आपका 834 रहा था।
था। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो बाल लिंगानुपात वाला रहा था ना, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा था, और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जो है ये आपका दिल्ली रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका बाल लिंगानुपात। अगर लिंगानुपात सिर्फ पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी ना, यानी लिंगानुपात जो रहा था वो 943 यानी 943 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि निम्नलिखित में से अपने सैनिकों को जो है नगद भुगतान करने वाला पहला मुगल शासक जो है ये कौन था। तो देखिए सैनिकों को नगद भुगतान करने वाला जो पहला मुगल शासक था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कर ले तो ये जो है आपका खिलजी वंश का जो ये दूसरा सुल्तान था। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खिलजी वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जियाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो किया गया था। और इसका जो दूसरा जो सुल्तान था ना, यानी शासक जो था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। और ये जो आपका खिलजी वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा भी था। और इसका जो कार्यकाल है ये कब से कब तक रहा था, तो 1296 से लेकर 1316 यानी लगभग आपका 20 वर्षों तक जो है ये शासन किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2023 में तेलंगाना के जो राज्यपाल यानी गवर्नर जो थे ये कौन थे। तो देखिए दिसंबर 2023 में तेलंगाना के जो राज्यपाल थे ना, ये आपके तमिलिसई सौंदरराजन थे। तो तमिलिसई सौंदरराजन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो तेलंगाना के राज्यपाल है ना, ये आपके 20 मार्च 2024 से जो है ये आपके सीपी राधाकृष्णन है। और सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना के राज्यपाल बनने से पहले जो है ये कहाँ के राज्यपाल बने थे, तो ये आपके झारखंड के जो है वो राज्यपाल बने थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईमेल के अंदर जो आपका सीसी होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ईमेल के अंदर जो सीसी होते हैं ना, इसका जो मतलब होता है वो आपका कार्बन कॉपी होता है। तो कार्बन कॉपी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ईमेल में बीसीसी का अर्थ अगर पूछा जाए कि बीसीसी का मतलब क्या होता है, तो देखिए बीसीसी का जो मतलब होता है ना, ये आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट वाला जो है राज्य कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना, यह आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट रहा था ना, वो आपका 94% रहा था, जहाँ पर पुरुष का साक्षरता दर भी पूछा जाता है। तो देखिए केरल का जो पुरुष साक्षरता दर है ना, यह आपका 96.11% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है यह आपका 92.07% रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत की बात कर ले, भारत का साक्षरता दर जो ये कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था, जहाँ पर पुरुषों का जो साक्षरता दर है ये आपका 82.14% रहा था। और महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना, ये 65.46% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में जो है क्रम वाइज जो है वो पूछा जाता है कि सबसे अधिक से लेकर जो आपको टॉप 5 स्टेट जो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका केरल रहा है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जो पहले स्थान पे जो है ये लक्षद्वीप का रहा है। तीसरे स्थान पे जो ये आपका मिजोरम राज्य का रहा है। मिजोरम राज्य का आप लिटरेसी रेट देख सकते हैं। फोर्थ स्थान पे जो आपका गोवा राज्य रहा है। और फिफ्थ स्थान पे जो आपका त्रिपुरा राज्य रहा है। तो ये सारे क्रम जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार राज्य का जो लिटरेसी रेट है ना, ऑलमोस्ट आपका 61% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत में सर्वाधिक जो दुग्ध का जो उत्पादन है ना, ये किस राज्य में किया जाता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध का जो उत्पादन है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो किया जाता है। और दूसरे स्थान पे जो आपका दूध उत्पादन में जो राज्य है ये आपका राजस्थान राज्य है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मालवा के पठार का जो वो विस्तार है।
तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मालवा का पठार जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश में आपके जो बेसाल्ट चट्टान से जो निर्मित संरचना होती है ना, इसे जो है मालवा का पठार जो वो कहा जाता है। और ये जो मालवा के पठार है ना, ये किसके उदाहरण है, तो ये आपके लावा के पठार के उदाहरण है। और ये जो है किस राज्य में इसका विस्तार है, तो इसका जो विस्तार है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत में अंतिम ऋणदाता जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में जो अंतिम ऋणदाता है ना, ये आपके आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक को जो है वो कहा जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए किसके द्वारा नहीं, कब हुआ था। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपके 1 अप्रैल 1935 को जो है वो किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो यह आपके भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई होता है ना, ये आपके राष्ट्रीय मुद्रा और भारतीय रुपये से संबंधित मौद्रिक नीति को जो है ये आपके आरबीआई के द्वारा ही जो वो नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये कब किया गया था। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सोया मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी सोया जो दूध होते हैं ना, ये किससे बनाया जाता है। तो देखिए सोया दूध जो होते हैं ये आपके सोयाबीन से जो है इसे बनाया जाता है। तो सोयाबीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस अंग को जो है कोशिका का पावर हाउस जो वो कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का जो पावर हाउस है ना, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द टिश्यू which transports the products of photosynthesis in plants is, यानी पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का जो परिवहन है ना, ये कौन सा ऊतक के द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का जो परिवहन है ना, ये आपके फ्लोएम ऊतक के द्वारा जो वो किया जाता है। तो फ्लोएम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर C2H4O का जो है आपका मोलर मास पूछा गया था। तो देखिए C2H4O ये जो है किसका सूत्र होता है, तो ये आपके इथिलीन ऑक्साइड का जो वो सूत्र होता है। और इसका जो मोलर मास होता है ना, ये आपका 44.05 ग्राम पर मोल होता है। तो 44 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर U में भी जो आपका ऑप्शन दिया गया होगा, तो मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा गया था तो 44U आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार का जो है दूसरा नाम जो वो पूछा गया था। तो देखिए केंद्र सरकार का जो दूसरा नाम है ना, इसे जो है संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट, जिसे जो है यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार ये जो है कौन बने थे। तो देखिए 1946 में भारतीय संविधान तैयार करने के लिए जो है डॉक्टर BN रॉय को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो वो नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर BN रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, यानी भारत के पहले और सबसे लंबी अवधि तक इसके पद पर रहने वाले जो है महान्यायवादी कौन थे। तो देखिए भारत के पहले और सबसे लंबी अवधि तक पद पर रहने वाले जो महान्यायवादी थे ना, ये आपके MC सीतलवाड़ थे। तो MC सीतलवाड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अजीत पवार ये जो आपके किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए अजीत पवार की बात कर ले तो ये आपके वर्तमान में 2 जुलाई 2023 से जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपके महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक तो आपके अजीत पवार है, एक आपके देवेंद्र फडणवीस जो है ये आपके उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के। और ये जो आपके 8वें और 9वें उप मुख्यमंत्री है। और इनका जो पार्टी से किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है ना, ये कब किया गया था, यानी या फिर किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए अनुशीलन समिति की जो स्थापना है ना, ये 1902 में कलकत्ता में 3 गुप्त समितियों की स्थापना की गई थी, जिसमें एक आपका अनुशीलन समिति भी था। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के बैरिस्टर प्रमथ मित्रा के द्वारा जो है इसकी स्थापना 1902 में जो वो किया गया था। तो प्रमथ मित्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विच सिटी वाज एनेक्स्ड इन 1852 बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी 1852 में जो है किस शहर को लैप्स के सिद्धांत से जो है इसे जोड़ा गया था।
तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है ये आपका व्यापगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति या फिर चूक की नीति के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और देखिए 1852 में जो है ये किस शहर को, तो देखिए उदयपुर शहर को जो है ये आपके व्यापगत के सिद्धांत से जो इसे जोड़ा गया था। तो उदयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है ये किसके द्वारा जो आपका तैयार किया गया था। तो देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो ये आपका तैयार है ना, ये आपके भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा जो इसे तैयार किया गया था। और डलहौजी के द्वारा कब से कब तक, तो 1848 से 56 तक जो है इसे तैयार किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य शहर की बात कर ले तो देखिए सबसे पहला जो शहर जोड़ा गया था ना 1848 में, ये जो आपका सतारा शहर को जो वो जोड़ा गया था। उसके बाद 1849 में जो है ये आपके जयपुर और संबलपुर शहर को जो है वो जोड़ा गया था। उसके बाद 1850 में जो है ये आपके भगत शहर को जो वो जोड़ा गया था। 1853 में जो आपका झांसी शहर को जोड़ा गया था। और 1854 में जो है ये नागपुर शहर को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट जो है ये किस प्रकार के लोकगीत गायन शैली से जो वो संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बसंती देवी जो है ये आपके उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका है। और इन्हें जो है 2017 में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके जागर गायन शैली से जो है ये आपका संबंधित है। तो जागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पहली बार जो ये कब प्रदान किया गया था। तो देखिए पहली बार जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ना ये 1958 में जो है वो प्रदान किया गया था। तो 1958 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि शतरंज यानी चेस में जो है एल प्रकार की चाल यानी जो ढाई घर जो है ये कौन चलता है। तो देखिए शतरंज में एल प्रकार की जो चाल है ना ये आपके नाइट यानी घोड़ा के द्वारा जो वो चला जाता है। तो नाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2023 में जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया था। तो देखिए इसका जो आयोजन है ना 2023 में ये आपका वाराणसी में जो वो किया गया था। तो वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि वाट आर बोन्स एंड टीथ मेड ऑफ यानी जो आपके बोन्स और टीथ जो होते हैं ना ये किसके बने होते हैं। तो देखिए बोन्स और टीथ जो है ये आपके कैल्शियम फॉस्फेट के जो है वो बने होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है यानी इनमें से कौन सा जो है स्केलर क्वांटिटीज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए जिसमें आपके सिर्फ परिमाण होते हैं यानी आपका दिशा नहीं होता है उसे जो आपका अदिश राशि कहा जाता है। और स्केलर क्वांटिटीज के अगर उदाहरण देख ले तो देखिए मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, डिस्टेंस, एनर्जी, स्पीड, ये सभी जो आपके उदाहरण है ना ये आपके अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज़ के उदाहरण है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर अदिश राशि नहीं है पूछा गया है। यानी आपका एक जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो दिया गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें दिशा और परिणाम जो आपके दोनों होते हैं उसे जो आपका वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि जो वो कहा जाता है। और इनके अगर एग्जांपल देख ले तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स और वेट ये सभी जो होते हैं वो आपके वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। तो इन्हीं में से आपका एक ऑप्शन जो वो दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2016 को जो है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जो है ये आपका नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा जो है इसे शुरू किया गया था। तो 11 दिसंबर 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस अभियान का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इस अभियान का जो उद्देश्य था ना वो आपका जैविक खेती, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वनीकरण और प्रदूषण उन्मूलन जैसी पहलों के लिए जो है सार्वजनिक ज्ञान, भागीदारी और समर्थन को जो है वो बढ़ाना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जल शक्ति मंत्रालय जो है वर्तमान में आपके कौन है। तो देखिए जल शक्ति मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री है ना ये आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया यानी भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये कौन थे।
लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि भारत के जो है वर्तमान में सीएजी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूं कि भारत के जो पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, ये आपके वी नरहरि रॉय थे। तो वी नरहरि रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वर्तमान का पूछा गया था तो देखिए वर्तमान में जो आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो अगर वर्तमान में पूछा गया था तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कूलम जो है ये किसका ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए किसकी ऐसा इकाई है। तो देखिए कूलम जो है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश का जो है ये आपका ऐसा यूनिट है। तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओमेगा ये जो है किसका प्रतीक यानी सिंबल होता है। तो आप देखे होंगे कि ओम को दर्शाने के लिए जो है ओमेगा जो है वो सिंबल जो है वो दर्शाया जाता है। तो ओम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।